बहर हमारी मीर रही है, गज़लें अपनी तीर रही है। सीने को फाड़ के रख दे जो, वो जंग शमशीर रही है। मौत हमें पकड़ेगी कैसे, जा अपनी जागीर रही है। बेघर पंडित रोता हरदम, नम घाटी कश्मीर रही है। पंडित होना पाप हो जैसे, हालत बस गंभीर रही है। पंडित को जीने दो साहब, सारंग ही तहरीर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में एक मूवी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, द कश्मीर फाइल्स। बहुत सी मूवीज़ आती हैं, बहुत सी मूवीज़ जाती हैं, लेकिन ऐसा क्या है इस मूवीज़ में आखिरकार? इस मूवी को IMDb पे 10 रेटिंग मिली है। 10 आउट ऑफ 10 इज़ अ वेरी बिग डील फॉर एनी मूवी। सो देखिए, मूवी की बात अलग है, लेकिन असल ज़िंदगी में उस मूवी में जो भी दिखाया है वो सब काफ़ी हद तक सही है। 91% चीज़ें उस मूवी की बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी दिखाई हैं जो वहाँ हुआ था। कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस नहीं हुआ था, उसको ये जीनोसाइड ही बोला जाएगा। लेकिन फिर भी ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करने का। बहुत से हिस्टोरियंस, बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से इकोनॉमिस्ट्स आपस में डिबेट कर चुके हैं और करते रहेंगे इस कश्मीरी पंडित वाले मुद्दे पे। तो इस वीडियो के एंड में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो मूवी है इसने सच्चाई दिखाई भी है या नहीं, या जो चीज़ इसने दिखाई है उसका मोटिव कुछ और था। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और असलियत में जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, और अपने दिमाग में इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप इमेजिन करेंगे उतना ही बेटर आप समझ पाएंगे, उतना ही बेटर रिजल्ट मिल पाएगा, और उस कश्मीरी पंडित्स के पेन को हम समझ पाएंगे, जो पेन उन लोगों ने रियलिटी में फेस किया है, जो आजकल लोगों को सुन के, लोगों को देख के आंसू निकल जा रहे हैं। तो कश्मीरी पंडित्स ने उसको रियलिटी में फेस किया है। तो ये जो पूरी स्टोरी दिखाई गई है ये 19 जनवरी 1990 में हुआ था, लेकिन हमें इससे पहले इसके इतिहास को जानना ज़रूरी है। अचानक से कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप करती हैं, और बिल्डअप होने के बाद एक रिवॉल्यूशन या ऐसे एक्सोडस हुआ करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर कश्मीरी पंडित के एक्सोडस तक सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, ये सब बिल्डअप हुआ। आइए टाइमलाइन में वापस चलते हैं। 1980s से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है ये। कश्मीरी पंडित से अगर लिंक करने बैठेंगे तो बहुत ही पुरानी कहानियों से भी लिंक किया जा सकता है, लेकिन हम स्पेशलिस्ट को स्टार्ट करेंगे 1980s से। क्यों? क्योंकि 1982 में मिस्टर शेख अब्दुल्ला, हाँ ये वही मिस्टर शेख अब्दुल्ला है जिन्होंने हरी सिंह को रिप्लेस किया था आफ्टर साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर पर अटैक किया था आफ्टर पार्टीशन। सो 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी कमान आ जाती है उनके बेटे मिस्टर फारूक अब्दुल्ला पे, और 1983 में वो इलेक्शंस भी जीत जाते हैं। लेकिन अब सेंटर को वो रास नहीं आता, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो सेंटर और कश्मीर की स्टेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक रिलेशनशिप थी। लेकिन 1980s में ना तो नेहरू जी थे ना शेख अब्दुल्ला थे, उनके बेटे मिस्टर फारूक अब्दुल्ला थे। बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं बना पाए थे सेंटर के साथ, तो उनको रिप्लेस करके मिस्टर गुलाम मोहम्मद शाह को कश्मीर में पॉलिटिकल पावर दे दी जाती है, एंड उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एज CM ऑफ कश्मीर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये एक बहुत ही गलत डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए माना जा सकता है, क्योंकि इससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है कश्मीर में। और ऑफ कोर्स सी बात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने के बाद कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज पाकिस्तान जैसे देशों का पहले से ही नज़र है कश्मीर पे, जो कोई बोलने वाली बात नहीं है, तो हम सब लोग उसको जानते हैं। तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जैसा हम जानते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 पावर्स, लैंड, फॉरेन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 पावर दे दी गई थी सेंटर को। तो ऑफ कोर्स सी बात है, CRPF को वहाँ एलोकेट किया गया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिटेंट लीडर मिस्टर मकबूल भट्ट को पकड़ लिया गया। उन्हीं को 1984 में फांसी दे दी गई। ये बिल्डअप जब स्टार्ट हो चुका था, और सडनली मिस्टर राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कुछ टाइम के लिए, उन्होंने सडनली बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए। उन्होंने सोचा कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मैं एक कम्युनल कलर से रिजॉल्व कर सकता हूँ,
एक रिलीजियस फैक्टर इसमें इन्वॉल्व करके रिजॉल्व कर सकता हूँ। उन्होंने सोचा कि मुस्लिम्स को मैं ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं हिंदूज़ को भी करता हूँ। उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जहाँ पे रामलला की भी आप पूजा करने अलाउड था हिंदूज़ के लिए, और ये भी एक फर्दर इनइक्वालिटी और इंस्टेबिलिटी का रीज़न बनता है। और इसी इंसिडेंट्स के बाद कश्मीरी पंडित्स पे अटैक स्टार्ट हो गए थे। कुछ अटैक्स लोकली भी शुरू हो गए थे, स्पेशली इन अनंतनाग। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए राजीव गांधी गवर्नमेंट फिर से एक्टिव हुई और उन्होंने वापस मिस्टर फारूक अब्दुल्ला को सीएम बना दिया। 1986 के अगले साल 1987 में ऑफ कोर्स सी बात है फारूक अब्दुल्ला के रिलेशन स्ट्रांग हो गए थे सेंटर के साथ, तभी वो 1986 में वापस लाए थे मिस्टर फारूक अब्दुल्ला को टू रिमूव द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ऐसे ही वापस एक रग्ड इलेक्शन, मतलब एक बायस्ड इलेक्शन के थ्रू वापस मिस्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया गया। अब लोग बिल्कुल नाखुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोकल पार्टीज़ को, लोकल मिलिटेंट लीडर्स को चुनना चाहते हैं एज द रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन सेंटर फोर्स्ड एंड मिस्टर फारूक अब्दुल्ला को पावर मिल जाते हैं। 1989 यही वो एक इम्पॉर्टेंट ईयर है जहां से हम कह सकते हैं एक चिंगारी ने आग दी थी। यही एक चिंगारी की आग पूरे कश्मीर में फैल जाएगी और कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हम आज देख रहे हैं, इतिहास की कहानियां याद रखती हैं, इतिहास की किताबें याद रखती हैं, वो सब इसी 1989 के इवेंट से स्टार्ट होता है। कुछ JKLF के मिलिटेंट्स किडनैप कर लेते हैं मिस मुफ्ती सैयद की डॉटर को, और ये एक अगेन डायरेक्ट एक्शन का साइन था कि डायरेक्ट एक्शन स्टार्ट होगा और कश्मीरी पंडित्स टारगेट होने लग जाते हैं। यही वो फेज़ है जहां से ये जीनोसाइड या एक्सोडस शुरू होता है। उस कश्मीर वैली के लीडर मिस्टर टिक्का लाल टपलू, उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। वैसे ही मिस्टर नीलकंठ गंजू, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा दी थी, एक हाई कोर्ट के जज को गोली मार दी जाती है उसी हाई कोर्ट के सामने। तो ये बहुत बड़ी बात थी, हाई कोर्ट के बाहर एक हाई कोर्ट के जज को गोली मार के हत्या कर देना। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट लॉयर थे मिस्टर प्रेमनाथ भट्ट, उनको भी गोली मार के हत्या कर दी जाती है आउटसाइड अ गार्डन, एक पार्क के बाहर। और वैसे ही एक हिट लिस्ट बनाई जाती है इन मिलिशियाज, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि अब अगला टारगेट कौन होगा। तो सोचिए, जब इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे नामी सुने हुए नाम, इतने पावरफुल लोग इंक्लूडिंग अ जज इन लोगों को गोली मार रहे हैं खुलेआम, तो कश्मीरी पंडित्स कैसा फील करेंगे, जो एक नॉर्मल इंसान है, जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, नॉर्मल और ज़िंदा रहना चाहता है। अब उसकी जान ही उसका जहान था। आइए फाइनली उस डेट पे चलते हैं, 19 जनवरी 1990। ये वही डेट है जिस दिन कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ था। लेकिन जो पीछे का सारा सिनेरियो बना है, ये जो चिंगारी से आग लगनी शुरू हुई है, ये यहाँ तक पहुँच गई थी कि मिस्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को सस्पेंड करना पड़ा, गवर्नर्स रूल इम्पोज करना पड़ा, लाल चौक पे दोबारा पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया, भारत के झंडे को हटा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके अलावा हर एक मॉस्क को, एक रिलीजियस साइट को यूज़ करा गया टू स्प्रेड टेररिज्म। ये रिलीजन के नाम पे बहुत बार हुआ है, ये पहली बार नहीं था, स्पेशली कश्मीर में तो पहली बार बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस टाइम ये एक्सट्रीम पे था। अपने कश्मीरी पंडित्स की कम्युनिटी में बहुत ही एक ज़्यादा एक्सट्रीम डर बैठ चुका था और 19 जनवरी के इस इंसिडेंट्स के बाद 20 जनवरी से ही एक्सोडस, एक मास स्केल में कश्मीरी पंडित्स का अपना ही घर छोड़ के जाना शुरू हो चुका था। तो इस एक्सोडस की स्टार्टिंग हुई 20 जनवरी से, और ये पहला बैच था जो 20 जनवरी को निकला। ऐसे ही और भी बैचेस निकले, बैचेस में, बड़े बड़े बैचेस में लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे, कुछ लोकल स्टेट्स में, कुछ और स्टेट्स में, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ केरला चले गए, कुछ लोगों ने तो इंडिया तक छोड़ दिया, और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान भी ज्वाइन किया। आइए एक ऐसा इवेंट डिस्कस करते हैं और इसकी आयरनी को नोटिस करने की कोशिश करते हैं। गाव काडल इंसिडेंस, उसको गाव काडल मैसेकर भी बोलते हैं। एक गाव काडल डैम था, ब्रिज था, उसके ऊपर CRPF के जवानों ने 160 मुस्लिम्स को जो नारेबाजी कर रहे थे अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स गोली मार दी। ठीक है, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, वी एग्री, लेकिन 160 लोगों के मरने को हम मैसेकर बोलते हैं, और इतने सारे कश्मीरी पंडित्स जो बिना किसी गलती के, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, मारे गए, उसको हम एक्सोडस बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि वो छोड़ के गए सिर्फ? नहीं, वो नंबर, वो काउंटिंग कहाँ गई जिनकी डेथ हुई थी। एक इंसान मरता है तो उसका परिवार पूरा मरता है, एक इंसान मरता है तो उसके बच्चे अनाथ होते हैं, उसकी वाइफ विडो हो जाती है, उसके माँ बाप किसके सहारे जिएंगे। तो एक इंसान के मरने से कम 4 से 5 लोगों की डेथ होती है। तो वो जो 4000 का नंबर, 5000 का नंबर है, जो कि सिर्फ ऑफिशियल है, अनऑफिशियली पता नहीं कितने लोग मारे गए। कोई इसका जवाब नहीं है किसी के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी नहीं, हिस्टोरियंस के पास भी नहीं, इकोनॉमिस्ट्स के पास भी नहीं, और मेरे और आपके पास भी नहीं। इतना मास एक्सोडस हुआ था कि जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है, उन्होंने डिफाइन करा, बताया कि 75,000 से ज़्यादा फैमिलीज रहती थी बिफोर 19 जनवरी 1990, लेकिन आफ्टर दैट इंसिडेंट्स, उसके बाद 70,000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने कश्मीर छोड़ दिया। अपने घरों को छोड़ के वो कहाँ रहे होंगे, कितने उनको एक सर्वाइवल कैंप्स मिले होंगे, कितनी जगह उनको मिली होगी, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, और कितने उनकी पीढ़ियाँ स्ट्रगल करेंगी। ये गवर्नमेंट के लिए सोचने वाली बात है, और ये एक हर भारतवासी के लिए सोचने वाली बात है। आइए एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ आपको। मिस्टर वजाहत हबीबुल्ला, ये एक सीनियर ऑफिशियल थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अलॉट किए गए थे, लेकिन इनके घर के बाहर बहुत सारे मुस्लिम्स ने, बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स ने भीड़ इकट्ठी कर ली और बोल रहे थे कि हमारे भाई बंधु, हमारे पड़ोसी कश्मीरी हिंदूज छोड़ के जा रहे हैं कश्मीर, तो हम क्या करें। अब ये जो CRPF है, जो आर्मी है, ये हम पे अटैक्स करेगी, ये हमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करेगी। जब तक ये कश्मीरी हिंदूज रहते थे तो थोड़ी बहुत दया कर देते थे, थोड़ा हमसे अच्छे से पेश आते थे, लेकिन इनके जाने के बाद तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मिस्टर हबीबुल्ला ने सिंपली हंसते हुए बोला कि ये सब जो भी हो रहा है, आप ही लोग उनको बोल रहे हो, आप ही लोग बोल रहे हो कि तुम अपना घर छोड़ के जाओ, और अब आप लोग ही बाहर आके हमारे पास खड़े हो। तो ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि जब कश्मीरी मुस्लिम्स चाहते थे कि कश्मीरी पंडित्स रुकें, तो क्यों नहीं रुकने दिया उनको? क्यों गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया? क्यों गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि हम सिक्योरिटी देंगे तुम्हें? क्या एक छोटी सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन JKLF या पाकिस्तान जैसे देश, जिसे हम 2 बार पहले ही हरा चुके हैं और आए दिन हर हफ्ते हराते हैं, हर हफ्ते उसका कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं, लोग चांद पे पहुंच गए, वो अब भी हमारे सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, क्या ये छोटे मोटे देशों को हम ऐसे हैंडल नहीं कर सकते? इसके लिए इतने सारे लोगों के, इतने सारे हिंदू, कश्मीरी हिंदूज के परिवार का क्यों एक एक्सप्लॉयटेशन हुआ? ये भी इतिहास सवाल पूछता है। इसके इंसिडेंट्स के बाद मिस्टर हबीबुल्ला ने रिक्वेस्ट भी किया था गवर्नर को कि आप एक स्पीच दीजिए रेडियो पे कि जो भी कश्मीरी पंडित है वो छोड़ के प्लीज़ ना जाएं कश्मीर, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। छोटी छोटी 1-2 फॉर्मेलिटी वाली स्पीचेस करी गई, जिससे सुन के ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इंसान भी मानेगा नहीं। अब एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल बात यह है कि क्या कश्मीरी पंडित कभी वापस आएंगे कश्मीर में? क्या फिर से कश्मीर का वही जो पैराडाइज ऑफ द अर्थ है, जो एक स्वर्ग बोलते हैं हम, भारत का स्वर्ग है, क्या वो वापस पहले जैसा हो पाएगा? क्या कश्मीरी पंडित वापस आएंगे? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि 99% केसेस में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, और यहाँ ना दूध की बात है ना छाछ की बात है, यहाँ तो जीवन की बात थी। यहाँ इतने लोगों ने अपनी जीवन ख़त्म किए, इतने लोगों ने अपनी लाइफ को लूज़ किया, तो ये सवाल बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 370 के अमेंड होने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली कश्मीर इज़ नाउ आर्स। कश्मीर हमारा है, कश्मीर ऑफिशियली हमारा हो चुका है। अब कोई पाकिस्तान का इम्पैक्ट नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। चाहे कश्मीर के लोग कुछ भी बोले, चाहे पाकिस्तान कुछ भी बोले, चाहे UN में हमें चाइना अपोज करे ड्यू टू पाकिस्तान, बट कश्मीर हमारा है। कश्मीर को कोई हमसे नहीं ले सकता। और ये जो मूवीज़ बना रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रख लें इस चीज़ को कि आपने जो चीज़ दिखाई है बिल्कुल सही दिखाई मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना पर्सनल एक कंक्लूजन है इस मूवी का और इस इतिहास का, पूरी कहानी का। आपने जो मूवी में दिखाया है वो 99.9% सही है, लेकिन जिस मकसद से दिखाया है वो गलत है।
क्यों गलत है, ये मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव जो है उसके हिसाब से तब का कश्मीर और आज का कश्मीर बिल्कुल अलग है। तब ग्लोबलाइजेशन बहुत कम था, एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में नहीं आए थे, क्लोज्ड इकोनॉमी में इंडिया जी रहा था। लेकिन आज इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बनने के कगार पे है। इंडिया की बात रशिया यूक्रेन वॉर में मानी जा रही है, इंडिया की बात यूएन में मानी जाती है, इंडिया की बात यूएनएससी में मानी जाती है। आज इंडिया बहुत पावरफुल है, आज इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो ये वक्त अब वो नहीं है। तो प्लीज़ ये जो आपने मूवी में शो करा है, प्लीज़ इसको गलत मत लीजिए। जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। आई स्ट्रांगली एग्री विद ऑल ऑफ यू। लेकिन इसको एक कम्युनल कलर मत दीजिए। इस मूवी को एज अ लर्निंग लीजिए। भाईचारा बढ़ाइए, आपस में एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंडियंस हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, हम पहले इंडियंस हैं। तो मेरी तरफ से बस यही एक मैसेज था छोटा सा आपको, और आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। तो आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि मिलजुल के रहिए, इंडियंस की तरह रहिए, भाईचारा बढ़ाइए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ये लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ ख़राब कर देते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत कॉशियस होके, बहुत ध्यान से इंडिया को इंडिया बनाइए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाइए। वी आर नॉट लाइक अदर इस्लामिक नेशंस, वी आर नॉट लाइक अदर अनसेक्युलर नेशंस, वी आर सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी आर इंडिया। So let's celebrate Indianism, let's be Indian and let's kill these myths। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ, एक नई लहर के साथ। सो तब तक खुश रहिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।